जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि आज। अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। गरीबों के मसीहा थे ठाकुर। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। पीएम नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन। वाराणसी में राहुल गांधी कर रहे रोड शो। बुनकरों से मिलकर की बातचीत। मुंबई के गोवंडी इलाके में लगी भीषण आग। कई मकान और दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल की गाड़ियां जुटी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीसीटीवी से हो रही निगरानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा सुबह वाराणसी पहुंची। उन्होंने यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहीं राहुल गांधी आज 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहे हैं। शहर के गोलगड्ढा इलाके से उनकी शुरुआत होगी, जो मेदागिन, ज्ञानव्यापी, गदौलिया होते हुए मंडुवाडी ही तक जाएगी। वहीं गदौलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल के वाराणसी के बुनकरों से मुलाकात करने की भी योजना है। वहीं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने वाराणसी में कांग्रेस की यात्रा में शामिल हुई। कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा, जिस तरह से संविधान और उसके मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है, एक सामान्य व्यक्ति को समझ आ रहा है कि आज राजनीतिक रूप से जो कुछ हो रहा है उसके वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्हें खुशी है यात्रा के इन 8 दिनों में राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, उन्हें न केवल समर्थन मिल रहा है, बल्कि उनके नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी से लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं। राहुल की न्याय यात्रा वाराणसी के बाद भदोही में प्रवेश करेगी। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया और इस अधिवेशन में पार्टी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपने रोडमैप को अंतिम रूप देगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सहित उत्तर प्रदेश से पार्टी के 1347 प्रतिनिधि भाग ले रहे। वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन मिलेगा और उसी के आधार पर हम लोगों को आगे अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रोड मैप हम लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और लोकसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रोड मैप हम लोगों को मिलेगा और उसी आधार पर हम लोग आगे अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और राजनीति की दशा दिशा वहीं से तय। कुछ खास रणनीति तय होगी इस बार? नहीं, हम सब लोग मोदी जी को बहुत स्नेह करते हैं और निश्चित रूप से 100% सीटें मोदी जी के मार्गदर्शन में जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को बड़ी परीक्षा आयोजित की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए हर जिले में एग्जाम का सेंटर बनाया गया है और इन 2 दिनों में 48 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के अपीयर होने की उम्मीद है। लेकिन जितनी बड़ी परीक्षा उतना ज्यादा धांधली का भी रिस्क है। शुक्रवार को एग्जाम से पहले ही यूपी एसटीएफ ने ऐसे 15 लोगों को गिरफ्तार किया जो पुलिस यूपी एग्जाम में धांधली की तैयारी में जुटे थे। इस गैंग ने अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी करने की प्लानिंग में थी। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, सभी अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। परीक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सुबह से ही भ्रमणशील हैं। भर्ती बोर्ड ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसको
जमीन पे मूर्त करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, वो व्यवस्था की जा रही है। लगातार सभी सीनियर ऑफिसर भ्रमणशील हैं। मैंने भी आज इस सेंटर को देखा है। अभी कुछ और परीक्षा केंद्रों पर मैं जाऊंगा। परीक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष और शुचितापूर्ण हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भर्ती के बाद जो बच्चे इसमें शामिल होंगे वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश तथा जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो देश को अपनी और प्रदेश को सेवाएं देंगे। सर, अब लेकिन इसके बावजूद 22 गिरफ्तारियां हुई, एसटीएफ ने भी कुछ गिरफ्तारियां की हैं, जिला पुलिस ने भी की है, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो जारी है ठगने की, सेल लगाने की। ये कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो हरेक परीक्षा की शुचिता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह जौनपुर में लेखपाल की परीक्षा के जो पर्चे थे उसको कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रसारित किया कि पर्चे लीक हुए हैं, लेकिन तत्काल हमारे भर्ती बोर्ड और जिला प्रशासन, जिला पुलिस ने मिलकर इस चीजों का खंडन किया और उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे लोग जो कि भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हैं तथा ऐसे कितने सभी गिरोह जो कि पहले भी इन चीजों में शामिल रहे हैं, इस पे हमारी जो विशेष यूनिट्स हैं उनकी भी नजर बनी हुई। तो आप केंद्रीय उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, किन आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है? नहीं, हम यहाँ पूरा सीसीटीवी कवरेज है और जो परीक्षा के बारे में जो गोपनीयता जितनी फिल्टर्स होते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। वो भर्ती बोर्ड और उन लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो इस तरह से की गई हैं कि वो पर्चा लीक करना बहुत ही कठिन है। सुबह से ही भ्रमणशील है। किसानों से मुलाकात पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, भारत सरकार अन्नदाताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, वे हमारे परिवार का हिस्सा है। उन्होंने हमेशा कहा है कि देश के हित में काम करना है। दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत जारी रखने की जरूरत है। तीसरे दौर की बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आज शाम 5 बजे फिर से मिलने का फैसला किया है। उन चर्चा के बाद भी तीसरी बार बातचीत हुई है और कल के बातचीत में कई बातें सामने आई। सामने आने के बाद में जो विषय लाए गए उस पर हम सब ने गंभीरता से चर्चा भी किया, पर उन चर्चा के बाद भी हम इसलिए वार्ता को जारी रखते हुए कि किसी भी समाधान में निकलने से पहले अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ों का भी अध्ययन साथ ही साथ यह सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे कि हमें बाद में परेशानी हो। और इसलिए उसकी जो संभावना है कि उसमें अनुकूल और प्रतिकूल क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको हम नज़रअंदाज न करें। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। और मैं आशान्वित हूं कि हम सब मिलकर के ऐसी चीज़ों पर लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान करें और किसी का अहित ना हो, आम आदमी, आम जनजीवन, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो क्या बातचीत का अगला कोई तय हुआ है इस समय? आप कह रहे हैं बातचीत का दौर जारी रखना। कल के बैठक में हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं
उसको हम लोग दोनों पक्ष में सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े। वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी और बच्चे पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले के बाद घायल अवस्था में पत्नी और बच्चों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। यह पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का है। बताया जा रहा है वारदात घरेलू कलह की वजह से घटित हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया। खास बात रही पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसके अलावा जेएमएम के ठाकुर हाफिजल हसन, बेबी देवी, दीपक बरुआ और कांग्रेस से रामेश्वर ओराव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख ने मंत्री पद की शपथ ली। भाई जेल में है, ये बात सही है, और भाई ने जो अब तक इन 4 सालों में किया है वो भी काबिले तारीफ है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन चीजों को उन्होंने धरातल पर उतारने का काम किया है, जिन योजनाओं को, वो सारी योजनाएं जैसा वो चाहते थे, जिस रूप में वो चाहते थे, उस रूप से वो धरातल पे उतरे, हर जनमानस को वो सुविधाएं मिले, वो उसका लाभ मिले। यही मैं उम्मीद करता हूं और यही हम लोगों का लक्ष्य भी है। अभी दुमका में आप काफी भावुक हो गए थे उनको याद करते हुए प्रोग्राम में। जी स्वाभाविक है, वही मैंने अभी कहा कि शरीर का कोई एक अंग तकलीफ में होता है तो दर्द जरूर महसूस होता है। क्या पोर्टफोलियो आपके मन में चल रहा होगा? क्या डिप्टी सीएम का आपका नाम भी चल रहा था कि डिप्टी सीएम शायद बनेंगे, क्या चल रहा है? देखिए, पोर्टफोलियो माने नहीं रखता है, काम माने रखता है। तो हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोगों को पोर्टफोलियो कुछ भी मिले, हम लोग काम के प्रति हैं। बाकी चीजें तो हम लोगों के लिए एक सौगात है, एक जिम्मेवारी है, उसको भी देखेंगे। जब आप मंत्री बनने तो कुछ महीने ही बचे हुए हैं आगामी चुनाव के लिए, आदिवासी समाज करने के लिए तो एक पल काफी होता है, जो करने वाला होता है उसके लिए एक पल काफी होता है। ये तो 4 महीने की बात आप कर रहे हैं। आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों और आबकारी नीति में ईडी के समन के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चर्चा कराने का निर्णय लिया। केजरीवाल ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा केंद्र प्रदेश में पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और झूठे मामलों में फंसाकर सरकारें गिराई जा रही हैं। बात तुम्हारे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे
और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एक एमएलए से बात करके फ़ोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एक एमएलए से बात करके फ़ोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी और 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। वहीं जनसभा में कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज एक परिवार के मुंह में अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को
दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। ये बातें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि आज भी कांग्रेस की टीम वही है, नेता वही है, नीयत वही है और उन सब की निष्ठा एक ही परिवार के लिए है। तो नीति भी तो वही होगी जिसमें लूट है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी है। हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। इनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा। ये लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत देखिए। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वो भी इनसे भाग रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकारें भी नहीं संभल रही है। आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही है। कर्नाटका में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है। भाई और बहनों, एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ बीजेपी का सुशासन। बिहार में एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ओवैसी ने किशनगंज से अख्तरुल इमान को लोकसभा उम्मीदवार बनाया। अख्तरुल इमान अमौर से विधायक के साथ साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी है। वहीं ओवैसी की इस घोषणा से महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सीमांचल में पिछली बार आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ लिया था। वहीं सभा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मुत्तहिद रहिए, मजलिस को मजबूत रखिए, क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने जा रहा है। हम आपसे आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे चाचा हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार
अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी? क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे, हमारे बच्चों को तकलीफ होती है, यहाँ की जनता को तकलीफ होती है, मगर सिर्फ खेल सत्ता का है और सिर्फ कोशिश यही होगी कि कहीं से भी किधर से भी सीमांचल की जनता से इंसाफ ना हो। मैं पहले भी आपसे कहा हूं और आज फिर कह रहा हूं मेरे भाई, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता था, लड़ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला लड़ता रहूंगा। सीमांचल हो जाता है, तेजस्वी यादव को जरा सोचना चाहिए था कि जब तुमको मजलिस की जरूरत पड़ी तो अख्तर अली मान को बुलाया, बोला कि अख्तर भाई हमारा साथ दे दो। तेजस्वी तुमने जो 4 गुलाब जामुन समझकर हमारे विधायक को खा दिया, वो हजम कर गए तुम उनको? क्या किया तुमने उन 4 का? कहां मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो लोग? आज अख्तर अली मान से कह रहे, अरे हमने पहले दिन से कहा था कि हम बीजेपी से कभी समझौता नहीं करने वाले, हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को तुमने मुख्यमंत्री बनाया और 2 मर्तबा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा दिया और बीजेपी को सत्ता दी, मगर बताओ इनकी जबानें बंद है, जबानें बंद है, कुछ नहीं कहते। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो दावा कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए, सीमांचल में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, बिहार के गरीब और मजलूमों के ताकतवर आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए, वतन अजीज के गरीब और मजलूम अक़लियतों के आवाज को बिहार से पार्लियामेंट तक भिजाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आप अब की बार मजलिस को वोट दीजिए। जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो सिर्फ तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं और उसके बाद वो बीजेपी को इक़्तिदार देना चाहते हैं। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को लोकसभा तक भिजाइए ताकि आपके इत्तेहाद बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। बहेड़ा बाजार में कल देर शाम सरस्वती मूर्ति के विसर्जन जुलूस पर थाना से महज 200 गज की दूरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा अचानक पथराव कर दिया गया, जिससे 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इसमें लगभग 1.5 दर्जन लोग चोटिल हो गए। वहीं सूचना पर बहेड़ा पुलिस पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। वहीं भागलपुर एसपी राजकुमार ने कहा इस संबंध में पुलिस बल की तैनाती की गई है, मामले की जांच की जा रही है। मेदीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रवर्ती चौक के पास मूर्ति विसर्जन के दौरान आपसी दिया है और इस संबंध में तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और मजिस्ट्रेट की कटौती की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। एसडीपीओ सब है, एसडीपीओ लॉ ऑर्डर, एसडीएफ और हम नेशनल पुलिस किसी की कोई दिक्कत नहीं और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं फंसाया जाएगा।
सर सरस्वती प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, उसके बाद जांच हम लोग इसे जांच कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है। और इसमें कोई किसी भी कोई संदिग्धता आएगी सर किसी मुखिया की बात हो रही है, कोई यहाँ के मुखिया हैं? जी बिल्कुल, इस संबंध में जांच किया जा रहा है। लोगों का कहना है इस संबंध में जांच की जा रहा है और कुछ समय के बाद जांच तथ्य निकल के आएंगे जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उस पर हम लोग तैयार करते हुए असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हुई। सर घायल होने की बात सामने आ रही है और फायरिंग भी हुई है। इस चीज़ की फायरिंग की और घायल होने की जो बात है इस चीज़ की पुष्टि अभी हम लोग द्वारा नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु को निपटाने में और अगर इसमें किसी घायल हुए उसको इलाज कराया जाएगा। और इस चीज़ तिलक समारोह कार्यक्रम में जा रही स्लीपर बस ट्रैक्टर से टकराकर खाई में पलट गई। इस हादसे में बस सवार करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने घायलों को बस से निकालकर उपचार के लिए सीएचसी उदी भेजा। वहीं हादसे के बाद बस चालक और परिचालक भाग गए। यात्रियों ने बताया कि वह भिंड गांव के तिलक लेकर जरौरी जा रहे थे। देखिए, उदी से बाहर रोड पर थाना बड़बुरा के पास में एक बस का हादसा हुआ है। बस पलट गई थी। लगभग 50 से 55 यात्री थे उसमें और भिंड से जरार जो आगरा बाहा तहसील में है वहाँ पर जा रहे थे शादी के प्रोग्राम को लेकर। अच्छी बात यह है कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। कुछ लोगों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। 2 लोग अभी सीएचसी उदी में हैं और 5 लोगों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बट सभी लोग सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई मेजर इंजरी नहीं है। कितने लोग घायल हुए हैं टोटल? लगभग यहाँ पे 7 लोग घायल हैं, 2 लोग सीएचसी उदी में हैं, 5 लोग यहाँ जिला अस्पताल में हैं। हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? हादसे की वजह देखिए, रात का समय था और बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। अभी ड्राइवर मौके पर नहीं थे। सर लेकिन वहाँ का लोगों का कहना है घायलों का कि वहाँ पर ओवरलोड जो ट्रैक्टर है ईंटों लद के जा रहे थे जिसकी वजह से हादसा हुआ है। देखिए, वो जांच का विषय है और पुलिस की जांच के द्वारा ही बताया जा सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर कौन सी बस थी? प्राइवेट डिपो की बस थी या सरकारी डिपो की बस थी? कौन सी बस थी? हाँ, डबल डेकर बस थी, प्राइवेट बस थी। प्राइवेट। यूपी के सीतापुर में पति ने पत्नी और बच्चे पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले के बाद घायल अवस्था में पत्नी और बच्चे को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पकरिया गांव का है। बताया जा रहा है वारदात घरेलू कलह की वजह से घटित हुई। थाना इमलिया सुल्तानपुर के अंतर्गत ग्राम पकड़िया से आज पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम प्रदीप गिरी है, इसने घरेलू कलह में कल अपनी पत्नी जिसका नाम भूरा देवी जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है तथा अपने पुत्र आशु जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है, इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया तथा वार करने के पश्चात इलाज के लिए इनको लखनऊ स्वयं ही ले गया, जहां इलाज के दौरान इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा लखनऊ में इनका पोस्टमार्टम पंचनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। उचित धाराओं में इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करते हुए प्रदीप गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।